डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए हम जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रोडक्ट कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। इस साल अब तक जायद यानी ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई बढ़कर 69.06 लाख हेक्टेयर हो गई है। पिछले साल समान अवधि में ये क्षेत्रफल 66.14 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चावल की बुआई 30.64 लाख हेक्टेयर में हुई है। दालों की बुआई बढ़कर 15.4 लाख हेक्टेयर हो गई है, जबकि तिलहन की बुआई 9.14 लाख हेक्टेयर पहुँच गई है। मोटे अनाजों की बुआई भी बढ़कर 13.81 लाख हेक्टेयर हो गई है। कुल मिलाकर सिंचाई सुविधा बढ़ने तथा अन्य प्रयासों से जायद फसलों की बुआई में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी किया है। आदेश में गेहूं बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने अपने निर्देश में कहा है कि फार्मर रजिस्ट्री के बिना भी किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं बिक्री में किसानों को हो रही असुविधा को देखते हुए ये फैसला किया है। किसान पहले की तरह अपना गेहूं क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे। यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ये फैसला तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं की खरीद होगी। इसका रेट 2,585 रुपये निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने मंडी में कम भाव की किसानों की शिकायतों को देखते हुए गेहूं का निर्यात कोटा बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया है। इसमें अतिरिक्त 25 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति दी गई है। ये फैसला उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय समिति की मंजूरी के बाद किया गया है। 2026 रबी सीजन में गेहूं की बुआई बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो पिछले साल के 328.04 लाख हेक्टेयर से अधिक है। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 6.6% बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का दाल आयात बिल लगभग 35% घटकर 3.57 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष 5.44 अरब डॉलर था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रुपये में आयात मूल्य 31.52% घटकर 31,793 करोड़ रुपए रहा। दालों का कुल आयात 5.6 से 5.7 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 7.3 मिलियन टन था। आयात में कमी का कारण कम मात्रा और घटती कीमतें हैं। चना, पीली मटर और अरहर जैसी दालों की कीमतों में औसतन 10% गिरावट दर्ज की गई है। पीली मटर की कीमत घटकर 320 से 330 डॉलर प्रति टन तक आ गई है। आयात मात्रा में भी गिरावट आई है। खासकर चना और मसूर के आयात में कमी देखी गई। सरकार ने आपूर्ति बनाए रखने के लिए तूर, उड़द और पीली मटर के आयात की नीति मार्च 2027 तक बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खरीदी संबंधी फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना है। इन मंजूरियों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति दी। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदी को मंजूरी दी है। वहीं आंध्र प्रदेश के चना खरीदी संबंधी अनुरोध को भी मूल्य समर्थन योजना के तहत मंजूरी दी गई है। कर्नाटक में खरीफ 2025-26 सत्र के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तूर खरीद के लिए 30 दिन का विस्तार मंजूर किया गया है। अब खरीदी 15 मई 2026 तक जारी रहेगी। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेती को और टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एक साइंस आधारित रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 25% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। ICAR के मुताबिक इसके लिए चालू सीजन में करीब 5% उर्वरक उपयोग कम करने की योजना है। इसे गांव आधारित मॉडल के जरिए लागू किया जाएगा, जहां किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा परीक्षण और आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक किया जाएगा। खास बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में फसल उत्पादन पर कोई नकारात्मक असर न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद का मजबूत स्टॉक बनाने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय खाद का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले करीब 9% अधिक है। वर्तमान में देश में कुल 18.5 मिलियन टन खाद का भंडार मौजूद है। सरकार ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया और कनाडा जैसे कई देशों के साथ समझौते किए हैं। केवल 1 मार्च से 16 अप्रैल के बीच भारत ने विभिन्न प्रकार के 4.75 मिलियन टन खाद का आयात किया है, जिससे भंडारण क्षमता में बड़ा उछाल आया है। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश में गन्ना बीज वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से बीज की शोध केंद्र से लेकर किसानों के खेत तक ट्रैकिंग की जाएगी। इससे बीज वितरण में पारदर्शिता आएगी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। इस नई व्यवस्था से प्रदेश के 46 लाख से अधिक गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार हो रहे इस प्लान के तहत सीड ट्रेस एंड ट्रैक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। सिर्फ अच्छी फसल पैदा करने से ही बाजार में सही दाम नहीं मिलता है, बल्कि सही वक्त पर गुणवत्तापूर्ण फसल बेचने से मिल पाता है। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान की कठोर धरती सूखा है, संघर्ष है, पर हौसला जिंदा है। जब परंपरा मिलती है विज्ञान से, तो बदलती है तकदीर। थार पारकर की ताकत, CCBF की पहल और हर सवाल का जवाब एक्सपर्ट की सटीक राय के साथ। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 इस रविवार 26 अप्रैल रात 8:30 बजे और सोमवार 27 अप्रैल दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश के किसान अपनी फसल के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत चाहते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसान क्या करे ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कड़ी मेहनत और अच्छी लागत के बाद जब फसल तैयार होती है, तो हर किसान का सपना होता है कि उसे सही कीमत मिले। लेकिन जब एक साथ सभी किसानों की फसलें पककर तैयार होती हैं, तो बाजार में फसलों की आवक भी बढ़ जाती है। ऐसे में कभी कभी बाजार में फसलों की वो कीमत किसान को नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। किसान को बाजार में बेहतर भाव मिले, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि फसल को कब
यानी किस वक्त बेचना चाहिए, इसके बारे में सही निर्णय लेना होता है, तभी किसान जोखिम से बच सकते हैं। जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जो 2 महीने हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, किसी भी फसल का हार्वेस्टिंग का टाइम जो 2 महीने का होता है, उस टाइम देखें तो पूरे साल भर का लोएस्ट प्राइस चल रहा होता है। और किसान 10 साल में से अगर देखें तो 10 साल में से 8 साल जो है उसको वो लोएस्ट प्राइस ही मिलता है, क्योंकि जो है 10 में 8 साल जो है वो लोएस्ट प्राइस ही चलेगा उस 2 महीने हार्वेस्टिंग के सीजन में। अब किसान जो पूरे 6 महीने मेहनत कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पूरा अपनी जान खून पसीना एक कर रहा है, उसको जो है बाउंड होना पड़ता है, उसको कंपलसरी जो है लोएस्ट प्राइस वो जो मिलता है हार्वेस्टिंग टाइम वो लेना पड़ता है, जबकि उसको 2 महीने पहले भी अच्छा प्राइस चल रहा होता है और 2 महीने बाद भी अच्छा प्राइस चल रहा होता है। बेहतर दाम के लिए फसल को अपने पास होल्ड करके रखना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में जब बेहतर दाम मिले तो उसे बेच सके। लेकिन बड़ी मात्रा में फसल को अपने पास सुरक्षित रखना आसान नहीं होता। इसके लिए WDRA मान्यता प्राप्त वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, जिसके कई फायदे हैं। जब भी प्रोड्यूस रेडी होता है तो दाम नीचे गिरता है, और ये दाम जब नीचे गिरता है तो उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो वेट कर सके कि जब प्राइस ऊपर जाए तो वो बेचे। तो उसके लिए उनको एक तो बहुत ही बढ़िया वेयर हाउसिंग सिस्टम का ज़रूरत है, और वो वेयर हाउस के ऊपर उनको लोन मिल पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उनको लोन मिल पाएगा तो वो थोड़े समय और वेट कर सकते हैं। सो इसीलिए वेयर हाउस रिसिप्ट लोन और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेयर हाउस इकोसिस्टम की बहुत ज़रूरत है। फसल को सिर्फ होल्ड करके रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि गुणवत्ता के साथ सुरक्षित भंडारण भी जरूरी है। WDRA द्वारा मान्यता प्राप्त वेयर हाउस की खासियत ये होती है कि यहाँ किसान ने अगर एक बार अपनी फसल का भंडारण कर दिया तो वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी वेयर हाउस की होती है, चाहे उसे चोरों से बचाना हो या फिर कीटों से। FPO वाला जैसे ही माल लाता है और उसका माल क्वालिटी में पास हो जाए, क्वालिटी पैरामीटर्स में पास हो जाता है, इनलोड होने के बाद, अनलोड होने के बाद वेयर हाउसिंग कंपनी का काम होता है, हमारा काम होता है एक तो उसका प्रॉपर स्टैकिंग लगाना, उसको टाइमली फ्यूमिगेशन करना, वो स्टॉक को उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उसका इंश्योरेंस निकालना, और जैसा माल आज FPO या फार्मर ने लगाया वैसी क्वालिटी में उसको विड्रॉल भी देना, आउटवर्ड तक उसको सब वैसे ही मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी किसान या FPO मान्यता प्राप्त वेयर हाउस में फसल का भंडारण आसानी से कर सकता है। यहाँ फसल रखने के लिए निर्धारित कई मापदंडों को पूरा करना होता है, तभी भंडारण की अनुमति मिलती है। इन मापदंडों में वैज्ञानिक तौर तरीकों के साथ लैब में जांच भी शामिल है। इसके अलावा कुछ तय पैरामीटर्स के तहत अनाज में नमी, धूल कचरा, फंगस आदि की भी जांच की जाती है। यहाँ नमी की जांच के लिए अलग किस्म के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आम मॉइस्चर मीटर से अलग होता है। इसके बाद दूसरी मशीन में सैंपल डालकर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। किसान FPO हमारे पास गाड़ी अनलोडिंग के लिए लेके आता है। उसका सबसे पहले हम लोग वेइंग करते हैं। वेइंग करने के बाद गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पे लगता है। उसके बाद हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो पेरिफेरल सैंपल निकालते हैं हम पूरा गाड़ी का, उसमें हम पैरामीटर जैसे कि मॉइस्चर है, फॉरेन मैटर है, डैमेज डिस्कलर्ड है, फंगस और काउंट, ये पैरामीटर हम टेस्ट करते हैं। अनाज को मशीन की मदद से अलग अलग पैरामीटर्स पर जांच करने के बाद सैंपल को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सैंपल को पैकेट में बंद करने से पहले हाथ से एक ट्रे में अनाज को साबुत, छोटा साइज, टुकड़ा और फंगस को अलग किया जाता है। इसमें अनाज की संख्या की भी गिनती की जाती है, ताकि फसल की गुणवत्ता को और पक्का किया जा सके। अच्छी तरह से जांच परख करने और सैंपलिंग करने के बाद ही अनाज को वेयर हाउस में रखने की मंजूरी दी जाती है। पूरा टोटल सैंपल का 4 पार्ट में सैंपल डिवाइड होता है। जो पहला सैंपल डिपॉजिटर को दिया जाता है, दूसरा सैंपल हमारे पास वेयर हाउस में रखा जाता है, और 2 सैंपल हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अब तक हमने बताया कि फसल पर बेहतर भाव पाने की राह में मुख्य बाधाएं क्या हैं और उसका समाधान क्या है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सही भाव पाने के लिए क्या करना चाहिए। ऊंचा जो है उगना तो
जड़ों की ओर जाना है, छोड़ आए जो रहन सहन उसको फिर से अपनाना है। गांव की ही सोच का ये खूबसूरत ताना बाना है। अरे दुनिया फिर से सीखने लगी गांव से दुनिया सुंदर दिखने लगी गांव से देखिए गांव से सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी.com में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम आपको बताएंगे कि मान्यता प्राप्त वेयरहाउस में अनाज रखना क्यों जरूरी है। अब वो दिन नहीं रहे जब किसानों को फसल को होल्ड करके रखने में बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ता था, इसलिए फसल को जल्दी बेचने की मजबूरी भी होती थी। अब किसानों की पहुंच WDRA मान्यता प्राप्त वेयरहाउस तक हो गई है, जहां वो न सिर्फ अपनी फसल को रख सकते हैं बल्कि उसी फसल पर 70 से 80% तक बैंक लोन भी ले सकते हैं। जो भी किसान भाई या फिर FPO NCCL एक्रेडिटेड वेयरहाउस में जो माल डिपॉजिट करेंगे उसका ENWR जनरेट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिट बोला जाता है, जिसके बेसिस पे वो बैंक में उसको प्रोड्यूस करके उसके बेसिस पे 70 to 80% जो है वो प्लेज करके उसके अगेंस्ट में वो फाइनेंस उपलब्ध कर सकता है। मान्यता प्राप्त वेयरहाउस में फसल रखने के कई फायदे हैं। किसानों को यहाँ के मापदंडों के हिसाब से फसल की पैकिंग करनी होती है ताकि वो सही भाव पा सके। यहाँ फसल रखने के फायदों को देखकर किसान अच्छी गुणवत्ता वाले फसल की महत्ता को समझ रहे हैं, बाजार में काम करने के तरीकों को भी समझ रहे हैं। ऐसे में किसानों को पता रहता है कि इस तरह के वेयरहाउस में उनकी फसल को एक निश्चित कीमत मिलेगी और उनके उत्पाद को पूरे देश का बड़ा बाजार भी मिलेगा। कमोडिटी एक्सचेंज में जो भी माल लगता है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्पेसिफिकेशन लगता है, जिसके कुछ मापदंड तय किए हुए हैं। उसके तहत ही जो है वो माल लगेगा, जैसे कि मतलब उसका मॉइस्चर क्या रहेगा, उसका FM कितना रहना चाहिए, उसमें डैमेज डिस्कलर कितना रहेगा, ये पहले से ही तय है। तो इन मापदंडों के तहत अगर कोई भी किसान या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर माल लगाता है तो उसको एक प्राइस की जो निश्चितता है वो पहले से ही तय रहेगा और उसके लिए एक वाइड मार्केट जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे कि मतलब उसको पूरे भारत देश से जो है एक मंडी उसके लिए खुल जाती है, जो कि अलग अलग स्थानों पे स्थित जो लोग हैं वो उसको एज अ बायर की तरह ये कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, और वो माल खरीद सकते हैं। सिर्फ बाजार की जानकारी और भाव की समझ से ही काम नहीं चलता है। अगर फसल की क्वालिटी बाजार की मांग के अनुरूप नहीं होगी तो बेहतर भाव पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि फसल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग पर जोर देना। देश भर के अलग अलग FPO और उनसे जुड़े किसान भी ये मानते हैं कि सही गुणवत्ता की समझ से उन्हें बहुत फायदा हुआ। पहले हम अपने FPO में अपना जो माल है वो कच्चा माल सीधा खुली मंडी में बेचते थे, जिसमें किसी प्रकार की क्वालिटी भी मेंटेन नहीं होती थी और जो भी भाव मिलता था उस भाव में हम अपना माल दे देते थे। मंडी में जो प्राइस है वही मिलती थी और वहाँ क्वालिटी का कोई पैरामीटर हमें पता नहीं था। जैसे ही हमें एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज का ट्रेनिंग लिया और अवेयरनेस मिला, तो उसके बाद पता चला कि ये एक्सचेंज के थ्रू अगर हम व्यापार करें तो हम जो कमोडिटी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम प्रोडक्ट करते हैं उसको क्वालिटी का क्या ध्यान रखना है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अहम काम करती है प्राइस मिलने के लिए। तो ये पता चला कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग ये सब करना ज़रूरी है। तो हमने वो भी किया। ये ट्रेनिंग से हमने पता चला कि ये करना है, तो हमने वो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग का प्लांट भी लगाया। उससे हमारा प्रोडक्ट अच्छा होने लगा। और उसके बाद हम जब ये
एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज से व्यापार करते हैं तो उससे प्राइस अच्छी मिली। तो इसकी वजह से हमारे एफपीओ को इनकम भी बढ़ी, फार्मर्स की इनकम बढ़ी। एफपीओ की मदद से आज किसानों को मान्यता प्राप्त वेयरहाउस के महत्व का पता चल गया है। यहाँ फसल रखने से पहले ही वो भाव तय कर सकते हैं। यहाँ वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव को पहले से देख सकते हैं, जबकि ये सुविधा स्थानीय मंडी में उपलब्ध नहीं है। एक्सचेंज अप्रूव्ड वेयरहाउसेस में जो भी किसान भाई या फिर एफपीओ माल लगाते हैं तो उनको जो भाव की निश्चितता है वो भाव जो है वो पहले से ही तय कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके भाव वो पहले से ही देख सकते हैं, जबकि जो फिजिकल हाजिर बाजार है उसमें उनको वो विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिससे जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है उससे बचा जा सकता है। और अप्रूव्ड वेयरहाउसेस में अगर वो माल लगाते हैं तो उनको एक बड़ा मार्केट उपलब्ध हो जाता है। कुल मिलाकर आज के दौर में किसानों को जोखिम का प्रबंधन करना आना चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि लाभ के साथ साथ नुकसान कम से कम हो, तभी वो सही मायने में खेती का सिकंदर कहला सकता है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। मूंगफली भारत की महत्वपूर्ण तिलहनी